जग गया। अभी कहाँ? अभी फिर से सोने? ठीक है, जैसे आप कहे। अरे लाने जा, लाने जा। हेलो गाइस, तो आज हम लोग आए हैं मशीन लर्निंग का यूनिट 2 लेके। ठीक है, मैंने कोशिश करी कि अपने आप से कुछ नोट्स बना दूं और थोड़ा जल्दी कवर हो जाएगा। इससे राइटिंग नहीं समझ में आएगी तो भी कोई बात नहीं, समझाता चलूँगा मैं। ठीक है, मेन मोटिव हमारा ये है कि हमको यूनिट समझ आना चाहिए। अगर समझ आ गई तो हम लिख भी लेंगे। ठीक है, नोट्स की चिंता मत करो, नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे और एग्जामिनेशन से पहले ऑलमोस्ट कर दूंगा मैं प्रोवाइड। ठीक है, जल्दी से व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। वहाँ पे तुमको ड्राइव की लिंक मिल जाएगी। वहाँ पे जाके तुमको सारे के सारे नोट्स मिल जाएंगे विद PYQs एंड शॉर्ट ट्रिक्स एंड टिप्स। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है हमारे पास रिग्रेशन। तो रिग्रेशन क्या होता है? रिग्रेशन हमारे पास एक स्टैटिस्टिकल मॉडल होता है जो कि एक रिलेशनशिप बिल्ड करता है एक डिपेंडेंट और एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के लिए। ठीक है, ये एक सुपरवाइज लर्निंग का पार्ट होता है और रिग्रेशन एक मतलब बहुत सारे फॉर्म्स में होता है। जैसे कि एक होता है लीनियर रिग्रेशन, एक होता है लॉजिस्टिक रिग्रेशन, एक होता है पॉलिनोमियल रिग्रेशन। ठीक है, इसको हम लोग आगे अभी और देखेंगे। लीनियर रिग्रेशन क्या होता है? लीनियर रिग्रेशन मतलब इसकी अगर डेफिनेशन लिखने का है तो आपको वही सेम डेफिनेशन लिखनी है जो हम लोगों ने रिग्रेशन में लिखा था। क्या चीज़ थी कि वह यही चीज़ स्टैटिस्टिकल मॉडल होता है और मतलब जितने भी डिफरेंट रिलेशंस होते हैं, सुपरवाइज लर्निंग, ये सबको आपको मतलब पैराग्राफ में करके लिख देना। पॉइंट वाइज मैंने यहाँ पे दिखाया है। ठीक है, और बेसिकली लीनियर रिग्रेशन का काम क्या होता है? लीनियर रिग्रेशन एक कंटिन्यूस और रियल न्यूमेरिकल वैल्यूज़ पे वर्क करता है। ठीक है, ये आपका जैसे कि एज हो गया, ठीक, और प्राइस, सेल्स, जैसे कि लिखा है यहाँ पे, न्यूमेरिकल वैल्यूज जितनी भी उन सब के ऊपर वर्क करता है। तो इसका जो गोल होता है वो होता है बेस्ट फिट फाइंड करना। मतलब कि एक लाइन ऑफ बेस्ट फिट होती है। इसको हम लोगों ने फर्स्ट यूनिट में भी डिस्कस किया है, जिसमें हम लोगों ने एक ग्राफ प्लॉट किया था और उसमें से हम लोगों ने एक लाइन बनाई थी हाइपर प्लेन जैसी, जैसे कि ये लाइन ऑफ बेस्ट फिट होती क्या है? लाइन ऑफ बेस्ट फिट वो होती है जिसमें हमारा एक ही लाइन में मैक्सिमम हमारे ऑलमोस्ट पॉइंट्स कवर हो जाए। ठीक है, मतलब कि अगर कोई पॉइंट्स लीनियरली एक दूसरे के ऊपर लगे हुए हैं तो अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें तो उससे वो लाइन पास हो जाए, वो एक तरह से बेस्ट फिट होती है और मैक्सिमम हमको उससे प्रेडिक्ट करने में मदद मिले। इसका जो फॉर्मूला होता है हमारे पास वो होता है y = mx + b। यहाँ पे m होता है स्लोप, x होता है एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y होता है एक डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब हुआ कि y की वैल्यू x पे डिपेंड कर रही है। ठीक है, इसलिए वो डिपेंडेंट हुआ, और x की वैल्यू किसी पे भी डिपेंड नहीं कर रही, इसलिए वो इंडिपेंडेंट हुआ। और जो b होता है वो कांस्टेंट होता है। ये एक सिंपल लीनियर इक्वेशन की मतलब एक सिंपल लीनियर इक्वेशन का फॉर्मूला है। जो अब नेक्स्ट पॉइंट है मेरे पास वो ये है कि जो लीनियर रिग्रेशन होता है उसको हम लोग प्रिडिक्शन एज वेल एज एजम्पशंस की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। एजम्पशंस को हम लोग इन्फ्रेंस भी कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक ग्राफ देख रहे हो आप, ये एक डिपेंडेंट वर्सेस इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के ऊपर है। ठीक, जब हमने ग्राफ प्लॉट किया तो उसमें जब ये लाइन ड्रॉ करी, ये लाइन हुई हमारी लाइन ऑफ रिग्रेशन। ठीक है, हमने मैक्सिमम पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करी जो कि जो भी डेटा पॉइंट्स हमारे पास उनके ऊपर एक लाइन ड्रॉ करी, वो वही लाइन ऑफ रिग्रेशन। तो जो हमारे पास लीनियर रिग्रेशन होता है वो भी 2 पार्ट में होता है। पहला होता है सिंपल लीनियर रिग्रेशन, दूसरा होता है मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन। ठीक है, तो जो सिंपल लीनियर रिग्रेशन होता है उसमें क्या होता है हमारे पास एक सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल मतलब हुआ कि यहाँ पे x, the simple independent variable used to predict the values of numerical dependent variable। मतलब कि एक y की वैल्यू निकालने के लिए हम x का यूज करते हैं, वो हो गया सिंपल लीनियर रिग्रेशन। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है y = b0 + b1 × x। यहाँ पे b है हमारा स्लोप, y है हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल और x हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है,
फिर आता है हमारे पास मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन। मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन का फॉर्मूला ये होता है y इज इक्वल टू बी नॉट प्लस b1 x1 प्लस b2 x2 प्लस b3 x3 डॉट 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 ऐसे आगे तक चलता जाएगा nth टर्म तक, मतलब कि प्लस bn इंटू एक्स एन। ठीक है, यहाँ पे भी वही y एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, b हमारे पास हमारा स्लोप है, x हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन हम लोग तब यूज करते हैं जब हमारे पास एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो और मल्टीपल डिपेंडेंट वेरिएबल हो। ठीक है, अब हम देखेंगे कि मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन को प्लॉट कैसे करते हैं। तो अगर मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन को अगर आपको प्लॉट करना है तो आपको ऐसे मल्टीपल लाइंस बनानी पड़ेंगी, जिस रिग्रेशन में ऐसे मल्टीपल लाइंस बन जाए, लीनियर मतलब एक स्ट्रेट लाइन हो, मल्टीपल स्ट्रेट लाइंस हो, वो होगी मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन। ठीक है, फिर अब आते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप। टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप्स क्या होती हैं, ये आपकी दो तरह से बेसिकली शो करेगी यहाँ पे, पॉजिटिव कोरिलेशंस और नेगेटिव कोरिलेशन। पॉजिटिव कोरिलेशन क्या होती है, पॉजिटिव कोरिलेशन में हमारा जितना भी लीनियर रिग्रेशन का है ग्राफ वो ऊपर जाता है, जैसे कि पहले वाला आप देख रहे हो, और जो दूसरा वाला है वो नेगेटिव कोरिलेशंस का है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास आता है यहाँ पे लॉजिस्टिक रिग्रेशन। लॉजिस्टिक रिग्रेशन क्या होता है, ये बिल्कुल सेम होता है लीनियर रिग्रेशन की तरह, बट द डिपेंडेंट वेरिएबल इज बाइनरी और कैटेगोरिकल। मतलब कि हमारे पास जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, जो कि हमारे पास y था लास्ट केस में, तो उसमें जो y की वैल्यू है वो या तो बाइनरी होगी या फिर कैटेगोरिकल होगी, मतलब कि ट्रू फॉल्स में, मतलब किसी कैटेगरी में डिवाइडेड होगी ऐसे करके। तो इसका जो हमारे पास आउटपुट आता है वो ट्रू फॉल्स में आता है, मतलब एक बूलियन की तरह आता है। ठीक है, और ये it is used to predict the probability of an event based on the values on independent variable। मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे बेस्ड पे जो वैल्यू आएगी उस पे ये प्रेडिक्ट करता है, मतलब यूज टू प्रेडिक्ट द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी को प्रेडिक्ट करने के लिए, जो कि एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे लाई करता है। मतलब कि एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे कोई इवेंट की हैपनिंग में डिपेंड करती है, तो उससे हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं इसका आउटपुट कि कोई पॉसिबल आउटकम है कि नहीं। कि अगर लेट्स फॉर एग्जांपल कि अगर कोई सेल्स पर्सन है, तो अगर उसको कोई प्रोडक्ट खरीदना है, तो हम डिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पे ये हुआ कि उसकी एज कैसी है, उसकी जैसे कि कोई शेविंग क्रीम है, ठीक है, तो शेविंग क्रीम मोस्टली जो है मेंस ही लेंगे ऑब्वियसली। ठीक, तो अब यहाँ पे हमने जेंडर एक डिपेंडेंट वेरिएबल ले लिया। ठीक है, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल हुआ हमारे पास कि वो लेगा कि नहीं लेगा। ठीक है, ट्रू या फॉल्स। तो अब हम ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि अगर वो मेल है तो वो लेगा, मतलब हम डिपेंडेंट वेरिएबल पे की मदद से हम प्रेडिक्ट कर पा रहे हैं आउटकम्स का। तो यही चीज़ हमको बताएगी 1010 के फॉर्म में इसका आउटपुट आता है, मतलब कि ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। अगर मेल है तो वो प्रोडक्ट लेगा, फीमेल तो प्रोडक्ट नहीं लेगी। ठीक है, तो ये जो लॉजिस्टिक फंक्शन होता है ये बेसिकली एक, इसको हम लोग लॉजिस्टिक फंक्शन भी कहते हैं और साथ में सिग्मॉइड फंक्शन भी कहते हैं। ठीक है, याद रखना सिग्मॉइड सामने लिखा है। इसको हम लोग आउटपुट को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, मतलब एक लीनियर इक्वेशन का जो आउटपुट आता है हमारे पास, जैसे y = mx + c का जो भी आउटपुट आया उसको हम 0 या 1 यानी कि ट्रू या फॉल्स में अगर हमको क्लासीफाई करना हो तो उसके लिए हम लॉजिस्टिक फंक्शन यूज कर सकते हैं, या फिर सिग्मॉइड फंक्शन जिसको कहते हैं वो लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसकी इक्वेशन होती है p ब्रैकेट में y = 1 = 1 होल अपॉन 1 प्लस e की पावर -z है वो। ठीक है, अब यहाँ पे y = 1 का मतलब हुआ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब कि यहाँ पे जो y है वो हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी हम ये मान के चलेंगे कि वो इवेंट होगा। अगर वो इवेंट होगा तो वो इस फॉर्मूले पे डिपेंड करेगा। ठीक है, मतलब अगर y की वैल्यू 1 आती है तो उसके लिए यहाँ पे जो z होगा वो होगा लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक, अभी मैं बताऊंगा कैसे, इसका मतलब क्या हुआ z का। और e क्या होता है, मतलब बेसिकली एक्सपोनेंशियल या फिर एक्सपोनेंट जो आप कह लो, वो बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम जो भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक लीनियर इक्वेशन हमको दी है y = b0 + b1x। ठीक है, अब जहाँ पे जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है हमारा वो है y। ठीक है, सॉरी x, जो हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है वो है y। ठीक है,
तो अब इसका अगर हम ग्राफ प्लॉट करेंगे सिग्मॉइड फंक्शन के उसमें, तो देखो पहले तो हमने लीनियर फंक्शन ड्रॉ किया। लीनियर फंक्शन जो स्ट्रेट लाइन आपको जाती हुई दिख रही है वो एक लीनियर फंक्शन के लिए, ठीक है। अब जो हमने सिग्मॉइड फंक्शन ड्रॉ किया है उसमें आप देख सकते हो, अगर मेरे कर्सर दिख रहा हो, कि यहाँ पे हमने एक एस के शेप में, सांप के शेप में हमने बनाया एक लॉजिस्टिक फंक्शन होता है, ठीक है। इससे हम ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि कोई भी वैल्यू हमें ट्रू आएगी या फॉल्स आएगी। अब ये चीज़ ऊपर वाली लाइन में टच नहीं हो रही है, ठीक है, तो ध्यान रखना, थोड़ा गलत बन गया था, ऊपर वाली लाइन में टच नहीं हो रही है वो चीज़, ठीक है। तो अब जैसे कि यहाँ पे b0 प्लस b1x लिखा है, ठीक है। तो अब ये जो चीज़ थी हमारे पास z था, ऊपर z तक क्या था, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो जो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो यही चीज़ है, b0 प्लस bx, b0 प्लस b1x, ठीक है। ये जो वैल्यू है यही हमारे पास है z। तो अगर हमको इस फॉर्मूले में अगर रखना हो तो हमको खाली z की जगह वो वैल्यू रिप्लेस करके रख देनी है, और y इक्वल टू 1 फॉर्मूले में नहीं लिखना है। ये हमने फॉर्मूला तो एज इन है कि y की वैल्यू 1 है तो यही चलेगा, ठीक है, ऐसे तरह के हमको यूज़ नहीं करना है इसको। ऐसे आपको इस तरह लिखना होगा, लॉजिस्टिक फंक्शन है ये वाला नीचे की तरफ, p इज इक्वल टू 1 होल अपॉन 1 प्लस e की पावर माइनस, फॉर्मूले में माइनस दिया गया था, और ब्रैकेट के अंदर z की वैल्यू क्या है, b0 प्लस b1x, पूरी ये z की वैल्यू है, ध्यान रखना, ठीक है। ठीक है, एक बार इससे मैच कर सकते हो। इसके एप्लीकेशंस क्या है, इसके एप्लीकेशंस आपका हेल्थ केयर, फाइनेंस और मार्केटिंग वगैरह में, ठीक है, इसको याद रखना। तो अब हमारे पास है बेशियन लर्निंग, ठीक। ये जो बेशियन लर्निंग है ये हमारे पास बेस थ्योरम के ऊपर थोड़ी बहुत डिपेंडेंट होके बनी हुई है, ठीक है। देखते कैसे। बेशियन लर्निंग हमारे पास एक स्टैटिस्टिकल अप्रोच होती है एक प्रॉब्लम को लेके, एक पैटर्न क्लासिफिकेशन के ऊपर हमारे पास एक स्टैटिस्टिकल अप्रोच होती है बेशियन लर्निंग, ठीक है। ये जो मॉडल होता है, मॉडल हैज स्पेसिफाइड पैरामीटर्स दैट डिस्क्राइब द प्रोबेबिलिटी ऑफ डेटा डिस्ट्रीब्यूशन। ये इसका मतलब हुआ कि कहाँ कितना डेटा डिस्ट्रीब्यूट करना है आपको, ठीक है, या फिर कहाँ कितना डेटा डिस्ट्रीब्यूटेड है। मतलब कि आपके पास मल्टीपल पैरामीटर्स होंगे, कुछ स्पेसिफाइड पैरामीटर्स होंगे जो कि आप, जिसमें ये डिस्क्राइब हो सकता है कि आपका थोड़ा डेटा यहाँ पे रखा है, आपका थोड़ा डेटा यहाँ पे, इन सब की प्रोबेबिलिटी हो सकती है, ठीक है, जो कि प्रोबेबिलिटी दिखाता है कि आपका आधे डेटा की प्रोबेबिलिटी यहाँ है, आधे डेटा की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे है। तो यहाँ पे थोड़ा हिंदी में पॉइंट लिखा है ताकि आसानी समझ जाए। पहले प्रायर नॉलेज और अजम्पशंस के बेसिस पर इनिशियल पैरामीटर्स सेट करते हैं। मतलब कि पहले हमको प्रायर नॉलेज, हमारे पास जो पहले से नॉलेज है, और कुछ अजम्पशंस के बेसिस पे हम लोग इसके जो पैरामीटर्स होते हैं उसको हम लोग सेट करके रखते हैं। फिर अपडेटेड बेस्ड ऑन ऑब्जर्व डेटा यूजिंग बेस थ्योरम। मतलब कि उसके बाद हमने जो अज्यूम करके या फिर हमने जो प्रायर नॉलेज पे उसको पैरामीटर सेट करे थे, बाद में जब अपडेट होता है वो ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पे अपडेट हो जाता है यूजिंग बेस थ्योरम, ठीक। तो अब यहाँ लिखा है कि अपडेटेड प्रोबेबिलिटीज आर यूज्ड टू मेक प्रेडिक्शंस अबाउट न्यू डेटा, ठीक है। और फिर यूजफुल वेयर डेटा इज लिमिटेड और नॉइजी, मतलब जहाँ पे डेटा बहुत ज़्यादा कम दिया हो या फिर बहुत ज़्यादा इरेलीवेंट हो, उसमें बहुत सारी चीज़ें बहुत तुमको नहीं चाहिए वो भी हो, उसके लिए हम लोग नॉइजी टर्म यूज़ करते हैं। तो उस ऐसी जगहों पे हम लोग बेशियन लर्निंग यूज़ कर सकते हैं बेसिकली, ठीक है। इसके मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशंस क्या होते हैं, स्पैम फिल्टरिंग, ठीक, एनएलपी में, एनएलपी मतलब नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, इमेज रिकॉग्निशन में, और मेडिकल डायग्नोसिस में। फिर आता है हमारे पास सारे थ्योरम्स के बाबा जी बेस थ्योरम, ठीक है। बेस थ्योरम क्या है, तो अगर कोई दो इवेंट हो रहे हैं तो उनकी अगर हमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि मतलब वो इवेंट होगा कि नहीं होगा, मतलब एक इवेंट हो चुका और दूसरे की निकालनी है हमको, तो उसके लिए हम लोग बेस थ्योरम यूज़ करते हैं। तो ये जो बाबा जी थे उन्होंने अपना एक खुद का फॉर्मूला बनाया था, वो था PA/B इज इक्वल टू PB/A इंटू PA/PB, ठीक है। इसकी ट्रिक ये है कि आपका जो पहले PA/B लिखा है तो आप पहले लिख ली PA/PB, ठीक है, इसका मतलब तो यही हुआ। फिर उसके बाद उसको खाली रिवर्स करके इनटू में PB/PA कर दो और कुछ नहीं करना है, ठीक है।
तो अब ये जो PA/B लिखा है लेफ्ट LHS में, हमारे पास इसको हम लोग कहते हैं पोस्टीरियर, ठीक है। जो हमारे पास ये क्या कहते हैं PB/A लिखा है, इसको हम लोग कहते हैं लाइकलीहुड, ठीक। ये टर्मिनोलॉजी से आपको याद रखनी पड़ेगी। फिर P/A को हम लोग कहते हैं प्रायर, जो भी हम लोग प्रायर ऊपर पढ़ा था, और P/B को हम लोग पढ़ते हैं मार्जिनलाइजेशन, ठीक है। बहुत ज़्यादा अंग्रेजी है। तो बेसिकली बेस थ्योरम हम लोग यूज़ करते हैं AI और ML के मॉडल्स को बनाने के लिए, जो कि प्रेडिक्शन बेस्ड मॉडल्स होते हैं बेसिकली उनमें, ठीक है। जहाँ पे हमको अनसर्टेन डेटा दिया होता है और हमको डिसीजंस लेने होते हैं, ठीक। अब इसको आप ऐसे पढ़ सकते हो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A/B का मतलब हुआ कि B ऑलरेडी अकर हो चुका है, तो उसमें A की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। मतलब कि अगर 2 बार सिक्का उछाला गया है तो एक बार अगर हेड्स आ गया तो दूसरी बार क्या प्रोबेबिलिटी है कि टेल्स आएगी, मतलब ऐसे करके कुछ, ठीक है। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ B/A का मतलब वही उसी चीज़ को रेसिप्रोकल कर दो कि A हो चुका है, अब B की प्रोबेबिलिटी हमको निकालनी, ठीक। प्रायर का मतलब क्या हुआ? प्रायर का मतलब हुआ कि जो भी हमारे पास दिया गया है वो ऑलरेडी गिवन है, और या फिर मतलब हम लोग को ऑलरेडी गिवन हुए वो चीज़, मतलब प्रायोरिटी से हमारे पास है, पूरा प्रायर मतलब पहले से, ठीक है। फिर आता है हमारे पास कंसेप्ट लर्निंग। अच्छा, एक चीज़ है कि अगर आप ये वीडियो अपने एग्जाम से थोड़ा पहले देख रहे हो, जो कि ऑब्वियस सी बात है देख ही रहे होगे क्योंकि ऐसे तो पढ़ाई करते नहीं हो। देखो हमारे पास अब आता है कंसेप्ट लर्निंग। कंसेप्ट लर्निंग का मतलब क्या हुआ? It refers to the process of building a probabilistic model that can recognize and generalize pattern in data and use that knowledge to classify new examples. तो बेसिकली एक प्रोसेस होता है एक प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल को बनाने का, जो कि एक पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज करके और जनरलाइज करके, जनरलाइज का मतलब हुआ कि डाउन टू अर्थ अप्रोच, ठीक है। एक स्पेशलाइजेशन होता है और एक जनरलाइजेशन होता है। तो एक स्पेशलाइजेशन वाला का मतलब हुआ कि ऊपर से नीचे टॉप डाउन अप्रोच ब्रेक डाउन करना, और जनरलाइजेशन मतलब हुआ कि नीचे से ऊपर एक इकट्ठा करना, एग्रीगेट करना, ठीक है। तो टू रिकॉग्नाइज एंड जनरलाइज पैटर्न इन डेटा एंड यूज दैट नॉलेज टू क्लासीफाई न्यू एग्जाम्पल, नए एग्जाम्पल्स को जानने के लिए, नए एग्जाम्पल्स को डिक्रिप्ट करने के लिए, उसको क्लासीफाई करने के लिए हम लोग कंसेप्ट लर्निंग का यूज करते हैं, ठीक है। एक प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल होता है बेसिकली। इसमें एक कंसेप्ट आता है हाइपोथेसिस का, जिसको बहुत डीप में पढ़ना हो तो वो पढ़ सकता है जाके, बट ज़्यादा कुछ नहीं, उसकी आपको डेफिनेशंस और थोड़े बहुत न्यूमेरिकल्स आते हैं, वो आपको कवर करने पड़ेंगे। वो मैं टाइम मिला तो मैं थोड़ा आगे जल्दी से बता दूंगा, इस वीडियो में नहीं तो सारी यूनिट्स कवर करने के बाद शायद मैं एक वीडियो लाऊं जिसमें सारे न्यूमेरिकल्स हों सिर्फ, ठीक है। और इनकेस अगर मैं भूल जाऊँ तो आप मुझे कमेंट्स में याद दिला सकते हो। तो आगे हमारे पास है बेशियन कंसेप्ट लर्निंग, ठीक है। बेशियन कंसेप्ट लर्निंग में हमारे पास बेशियन इन्फ्रेंस आता है, ठीक है। इन्फ्रेंस का मतलब अभी हमने ऊपर देखा था। इन्फ्रेंस का मतलब हुआ कि अज्यूम करना, अजम्पशंस बेसिकली, ठीक है। बेशियन अजम्पशंस पे, अजम्पशंस हमारे पास 2 तरह के होते हैं, एक हाइपोथेसिस मतलब, और एक होता है स्पेसिफिक हाइपोथेसिस और एक होता है जनरल हाइपोथेसिस, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। बेशियन कंसेप्ट लर्निंग इन्वॉल्व्स डिफाइनिंग अ प्रायर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। प्रायर प्रोबेबिलिटी जो कि हमने ऊपर अभी बात करी थी, उसके डिस्ट्रीब्यूशन पे को डिफाइन करता है, ठीक है। और कलेक्टिंग अ सेट ऑफ ट्रेनिंग एग्जाम्पल्स यूजिंग ट्रेनिंग एग्जाम्पल एंड बेशियन एंड बेस थ्योरम, ठीक है। यूजिंग द ट्रेनिंग एग्जाम्पल एंड बेस थ्योरम। फिर यूजिंग द पोस्टीरियर डिस्ट्रीब्यूशन टू मेक प्रेडिक्शन, मतलब कि हमने जो ऊपर फॉर्मूला लिखा है ना, उसका खाली स्टेप बाय स्टेप यूज बताया इसने। जैसे कि डिफाइन प्रायर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। प्रायर मतलब हुआ कि हमको जो पहले से दिया हो, तो ऑब्वियसली अगर कोई क्वेश्चन दिया होता है तो आप उसको पहले लिखते हो मैथ्स में कि गिवन ये ऐसे करके ना, तो ऐसे ही डिफाइन प्रायर प्रोबेबिलिटी, ठीक। कलेक्टिंग अ सेट ऑफ ट्रेनिंग एग्जाम्पल्स, ठीक है। ट्रेनिंग एग्जाम्पल्स की नीड इसलिए पड़ती है ताकि हम अपना मॉडल को ट्रेन कर सके, तो ऑब्वियसली ट्रेनिंग एग्जाम्पल्स हम लोग यूज करेंगे। और ट्रेनिंग एग्जाम्पल्स आपसे मतलब हुआ कि लाइकलीहुड का यूज करना हमको, ठीक है। और यूजिंग द पैटर्न डिस्ट्रीब्यूशन टू मेक प्रेडिक्शंस, मतलब कि हमको उसको जब सॉल्व करेंगे तो हमको एक
वैल्यू मिलेगी, उसका एक पैटर्न डिस्ट्रीब्यूशन का एक सॉल्यूशन मिलेगा बेसिकली, ठीक है, मोटी मोटी भाषा में ऐसे समझो। तो अब हमारे पास है बेस ऑप्टिमल क्लासीफायर, ठीक है। ये क्या होता है? प्रोबेबिलिस्टिक क्लासीफायर इज अ प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल दैट प्रेडिक्ट्स द मोस्ट प्रोबेबल आउटकम फॉर अ न्यू इंस्टेंस यूजिंग द बेस थ्योरम। इंस्टेंस का मतलब हुआ एग्जाम्पल्स, ठीक है। मतलब कि प्रोबेबिलिस्टिक क्लासीफायर यानी कि बेस ऑप्टिमल क्लासीफायर एक प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल है जो कि सबसे ज़्यादा प्रोबेबल आउटकम को प्रिडिक्ट करता है, और मतलब एक नए इंस्टेंसेस के लिए, नए एग्जाम्पल्स के लिए एक प्रोबेबल आउटकम प्रिडिक्ट करता है यूजिंग बेस थ्योरम, ठीक है। फिर आता है हमारे पास नाइव बेस थ्योरम, ठीक है। नाइव बेस थ्योरम क्या होता है? देखो, नेव का मतलब बेसिकली यही होता है कि एक ब्रूट फोर्स अप्रोच, यानी कि जो, या फिर जो पहली अप्रोच हमने यूज़ करी, मतलब कि अनसिमेट्रिक अप्रोच, समझ गए ना, एक मोटा मोटा आइडिया लगी, ठीक है। तो दिस इज एग्जांपल ऑफ बेस ऑप्टिमल क्लासीफायर। नाइव बेस क्लासीफायर एक बेस ऑप्टिमल क्लासीफायर का ही एग्जाम्पल होता है, और ये एक प्रोबेबिलिस्टिक मशीन लर्निंग मॉडल है। इसको क्लासिफिकेशन टास्क के लिए हम लोग यूज करते हैं नाइव बेस को, ठीक है। और ये भी बेस थ्योरम ऑब्वियसली यूज करता है क्योंकि बेस ऑप्टिमल क्लासीफायर का पार्ट है, ठीक है। फिर आता है इट इज कलेक्शन ऑफ क्लासिफिकेशन एल्गोस, मतलब कि देखो, नाइव बेस एल्गोरिथम क्या करती है, नाइव बेस क्लासिफिकेशन क्या करता है, मल्टीपल एल्गोस को कंबाइन करके एक कोई नई एल्गो बनाता है। बनाता क्या मतलब, यूजर्स ही, डेवलपर्स ही बनाते हैं, मतलब कि मल्टीपल एल्गोस उठा के हम लोग एक कोई एल्गो बनाते हैं, कंबाइन करके पूरा एक कर देते हैं, उसको हम लोग ने नाम दे दिया नाइव बेस एल्गोरिथम या क्लासिफायर, जो भी हेडिंग थी, ठीक है। और जितने भी एल्गोस यूज करें उन सब का एक इंडिविजुअल टास्क होता है, ठीक है। जब वही चीज आगे पॉइंट्स में लिखी है कि मल्टीपल एल्गो ऑफ कॉमन प्रिंसिपल कंबाइंड टू फॉर्म नेव बेस्ड क्लासीफायर, मतलब कि जो कॉमन प्रिंसिपल्स पे वर्क करते हैं, जैसे कि अब हमको टेक्स्ट टू इमेज लगाना है, फॉर एग्जांपल कि हमको टेक्स्ट टू इमेज का कुछ बनाना है, ठीक है। तो हम उसमें TTS तो नहीं डाल सकते ना, हम टेक्स्ट टू स्पीच तो नहीं डाल सकते। हमको अगर इमेज का काम करना है तो हम स्पीच का काम तो नहीं कर सकते, हमको इमेज वाली फाइल यूज़ करनी पड़ेगी। तो इमेज का जो प्रिंसिपल है हमको वही वाली एल्गोरिथम ही यूज़ करनी पड़ेगी। तो इसी तरह मल्टीपल एल्गो ऑफ कॉमन प्रिंसिपल्स टू फॉर्म नाइव बेस क्लासीफायर, ठीक है, मिलके एक नाइव बेस क्लासीफायर बनाता है, ठीक। जितनी भी एल्गोज होती है सबका एक स्पेसिफिक काम होता है, वही हमने एजम्पशंस में लिखा है। मतलब कि हम जब भी नाइव बेस क्लासीफायर यूज करते हैं तो हम कुछ अजम्पशंस लेके चलते हैं, या जो कि है ईच फीचर मेक्स एन इंडिपेंडेंट एंड इक्वल कंट्रीब्यूशन इन आउटकम। मतलब कि हमने जितनी भी एल्गोरिथम्स यूज करे, जितने भी फीचर्स हैं, उसका एक इंडिपेंडेंट और इक्वल कंट्रीब्यूशन बनाते हैं एक हमारा जो आउटपुट जनरेट हुआ उसके लिए, ठीक है। फिर इसमें एक नोट ये भी है कि जो अजम्पशंस हम लोग करते हैं वो जनरली करेक्ट नहीं होते रियल वर्ल्ड के लिए। एक आइडियल सिचुएशन हम लोग मान के चलते हैं, अजम्पशंस इसीलिए कहते हैं उसको, ठीक। तो अब आता है हमारे पास एक्सपेक्टेशन मैक्सिमाइजेशन एल्गो, ठीक है। ये बेसिकली एक ऑप्टिमाइजेशन मेथड होता है यूज्ड टू एस्टिमेट पैरामीटर्स ऑफ प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल्स व्हेन देयर इज मिसिंग और इनकम्प्लीट डेटा। मतलब कि जहाँ पे भी हमको मिसिंग या फिर इनकम्प्लीट डेटा दिया होता है, वहाँ पे अगर कुछ पैरामीटर की रिक्वायरमेंट है, उसको एस्टिमेट करने के लिए, उसको प्रिडिक्ट करने के लिए वहाँ पे काम आता है। फॉर एग्जाम्पल कि हमने लेट से कोई एक फंक्शन बनाया ऐड का, ठीक है। तो हमने A और B वेरिएबल उसमें पैरामीटर्स में दिए, और हमने जब फंक्शन कॉल किया तो हमने खाली A की वैल्यू पास करी और B की वैल्यू नहीं पास करी। हमने कहा कि तुम खुद पता लगा लेना B की वैल्यू क्या होगी। तो अब एक्सपेक्टेशन मैक्सिमाइजेशन एल्गो का काम ये हुआ कि वो वहाँ से मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी के साथ, जिस चीज़ की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि A की वैल्यू के साथ कौन सी वैल्यू हो सकती है B की, उसको पास कर दे अपने आप, ठीक है। मोटी मोटी बात ऐसी है, ठीक है। इमेजिन करो इस चीज़ को, तभी समझ पाओगे आसानी से, ठीक। ये एक टेक्निक होती है, टेक्निक टू फाइंड मैक्स लाइक्लीहुड एस्टिमेशन व्हेन द मिसिंग वेरिएबल आर प्रेजेंट। मतलब कि या फिर व्हेन लेटेंट वेरिएबल आर प्रेजेंट। लेटेंट का मतलब हुआ मिसिंग है, ठीक है।
इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग एल्गोरिथम। ऑब्वियसली अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग क्या हुआ, हमने कोई डेटा सेट मतलब खुद से ही ट्रेंड हुआ है मॉडल, ठीक है, हमने बैठ के उसको इंस्ट्रक्ट नहीं किया कि अब ये करो अब वो करो, तो वो सुपरवाइज नहीं है, वो अनसुपरवाइज्ड है, ठीक है। तो एक मल्टीपल अनसुपरवाइज्ड एल्गोरिथम्स का यूज करके हमारा EM एल्गोरिथम बनती है, ठीक। अब इसमें कुछ स्टेप्स भी होते हैं। पहला होता है इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन का मतलब हुआ इनिशियलाइजिंग द पैरामीटर्स ऑफ मॉडल विद सम इनिशियल वैल्यूज, ठीक है। हमने कुछ जो भी पैरामीटर्स उसकी कुछ इनिशियल वैल्यू हमने रख दी। एक्सपेक्टेशन स्टेप, कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी, ठीक है, मतलब कि अब जो भी हमारे पास वैल्यूज वगैरह रखी है उससे कुछ प्रोबेबिलिटी आप निकालिए, उससे आप कुछ एस्टिमेट करिए, ठीक है। और ये क्योंकि अनसुपरवाइज लर्निंग है तो ये ऑटोमेटिकली अपने आप करता रहता है जो भी है। फिर आता है मैक्सिमाइजेशन स्टेप। मैक्सिमाइजेशन स्टेप में अपडेटिंग पैरामीटर्स, मतलब कि हमने जो भी इनिशियल वैल्यू सेट करी थी, ठीक, उसके हिसाब से हमने प्रोबेबिलिटी निकाली और जो प्रोबेबिलिटी के हिसाब से जो वैल्यूज होनी चाहिए थी वो हमने रख दी, ठीक है। मतलब कि मैंने उसमें वैल्यू सेट कर दी 0 ठीक है, और उसने कहा कि यहाँ पे 0 की जगह 10 होना चाहिए था, तो उसने वैल्यू अपडेट करके 10 कर दी, ठीक है। तो पहले मैंने क्या किया, मैंने इनिशियलाइज किया, उसने एक्सपेक्टेशन स्टेप लगाया और फिर मैक्सिमाइजेशन स्टेप में अपडेट कर दी वैल्यू, ठीक। फिर क्या लिखा है, आइट्रेशन। आइट्रेशन में मतलब कि रिपीट E स्टेप एंड M स्टेप अंटिल द कन्वर्जेंस ऑफ द वैल्यूज अगर्स, मतलब कि जब तक वो वैल्यू सेटिस्फाई ना हो जाए, जब तक वो काम पूरा होना हो जाए, तब तक आप इटरेट करते रहो। E स्टेप M स्टेप, E स्टेप का मतलब हुआ एक्सपेक्टेशन वाला स्टेप और M स्टेप का मतलब हुआ मैक्सिमाइजेशन वाला स्टेप। नीचे फ्लो चार्ट दिया है वो आप देख लो, ये देखो यहाँ पे स्टार्ट किया, इनिशियलाइज वैल्यू किया, इनिशियल वैल्यूज, टिक, फिर हो गया एक्सपेक्टेशन स्टेप पे, फिर मैक्सिमाइजेशन स्टेप पे। उसने देखा कि क्या हमारा काम हो गया, अगर हो गया तो रुक जाओ, अगर नहीं हुआ तो वापस एक्सपेक्टेशन स्टेप पे जाओ, फिर मैक्सिमाइजेशन पे आओ, फिर पूछो क्या काम हो गया, नहीं हुआ तो वापस जाओ, हो गया तो स्टॉप पे चले जाओ, ठीक है। आई होप इतना समझ आ गया होगा। समझ आ गया हो तो या फिर वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बाकी यूनिट्स की भी जल्दी से जल्दी कोशिश करूँगा कवर कर दूँ, ठीक है। और अगर नोट्स चाहिए तो मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में, और व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहाँ पे भी आपको नोट्स मिल जाएंगे जल्दी। और ये वाले नहीं, आपको बेटर नोट्स भी मिल जाएंगे। अगर ये वाले चाहिए तो वो भी बता देना, ये भी भेज दूंगा, नहीं तो और से थोड़े बेटर वाले नोट्स ढूंढ के दे दूंगा आपको। तो अब आता है हमारे पास इस यूनिट का सबसे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, सपोर्ट वेक्टर मशीन। सपोर्ट वेक्टर मशीन हम लोगों ने लास्ट यूनिट में भी कवर किया था, आप जाके वीडियो देख सकते हो, ठीक है। सपोर्ट वेक्टर मशीन एक सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग एल्गोरिथम होती है, ठीक है। ये क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन टास्क के लिए यूज होती है। इसका काम ये होता है, इट ट्राइज टू फाइंड द बेस्ट पॉसिबल बाउंड्री बिटवीन द डिफरेंट क्लासेस इन द डेटा बाय फाइंडिंग अ हाइपर प्लेन। मतलब कि हमारे पास जो भी डेटा सेट दिया गया है उसमें हम लोग एक लाइन ड्रॉ करते हैं, एक लीनियर लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है। दो डेटा सेट दिए हैं तो हम दो लाइन थोड़ी सी ड्रॉ करते हैं, उससे हम उसका जो गैप होता है उसको हम लोग कहते हैं मार्जिन, और जो वो फॉर्म करता है उसको हम कहते हैं हाइपर प्लेन, ठीक है। अभी दिखाता हूँ क्या चीज़ है, नहीं समझ आया होगा। अब यहाँ पे इस डायग्राम पे ज़रा ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो वाई एक्सिस पे है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, एक्स एक्सिस पे हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया, हमने कुछ सपोर्ट वेक्टर्स लिए डॉट 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 करके, और एक एक्स 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 करके हमने दूसरी साइड कुछ वेक्टर्स लिए, ठीक है। हमने क्या किया, हमने जो भी सबसे क्लोजेस्ट था, सबसे पास था सेंटर की, इस एक लाइन हमने ड्रॉ करी, इमेजिनरी लाइन डॉट 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 वाली। हमने देखा कि वहाँ से जो सबसे क्लोजेस्ट वाला है उसके ऊपर से हमने ड्रॉ करा, और जो डॉट वाला है एक एक्स वाली से ड्रॉ किया और एक डॉट वाले से ड्रॉ किया, डॉट 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 करके ये वाली लाइन, ठीक है। और फिर वहीं से हमने एक डार्क लाइन ड्रॉ कर दी, वो लाइन ऑफ सेपरेशन है, लाइन ऑफ रिग्रेशन है, ठीक है। तो ये हमको मतलब बेसिकली शो कर रहा है कि हमने डेटा को दो पार्ट में स्प्लिट कर दिया, और ये जो दोनों लाइन की जो डॉट वाली बाउंड्री है उसको हम लोग कहते हैं, डिस्टेंस को हम लोग कहते हैं मैक्सिमम मार्जिन। और जिस डेटा सेट के ऊपर से वो लाइन डॉट वाली जा रही है उसको हम लोग कहते हैं सपोर्ट वेक्टर्स, बाकी सारे वेक्टर्स होते हैं। और
ये जो हाइपर प्लेन है, हाइपर प्लेन मतलब कि जो लाइन ड्रॉ होने के बाद जो भी एक्स्ट्रा प्लेन फॉर्म हुआ है उसको हम लोग कहते हैं हाइपर प्लेन। एक पॉजिटिव हाइपर प्लेन है और जो नीचे की तरफ है वो नेगेटिव हाइपर प्लेन है। ठीक है, आई होप समझ आया होगा। फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास टाइप्स ऑफ एसवीएम। टाइप्स ऑफ एसवीएम क्या होता है? एक होता है लीनियर एसवीएम और दूसरा होता है हमारे पास नॉन लीनियर एसवीएम। ठीक है, तो अभी हमने जो देखा वो था लीनियर एसवीएम का एग्जांपल, मतलब कि एक सिंगल लाइन से दो क्लासेस को डिवाइड करना। ठीक, नॉन लीनियर एसवीएम क्या होता है? मतलब कि अगर हमारे पास मल्टीपल डेटा सेट्स हो, ठीक है, तो हम उसको कैसे डिवाइड करेंगे? एक लाइन से तो डिवाइड नहीं हो पाएगा, तो हम उसको इस तरह करके डिवाइड कर सकते हैं, मतलब यूज फॉर नॉन लीनियरली सेपरेटेड डेटा which means if a data set cannot be classified using straight line, मतलब एक स्ट्रेट लाइन से अगर काम नहीं बन सकता तो हम मल्टीपल चीज़ें ट्राई कर सकते हैं। कभी कभी हम ऐसे कर्व भी बनाते हैं, बट अगर पेपर में आता तो आप ये अगर बना के तो भी सही है वो, या फिर आप पे कॉलेज में जो भी एग्जाम्पल दिया हो आप वो बना लो। तो अब नेक्स्ट आता है हम लोग कर्नल के ऊपर। कर्नल क्या होता है? कर्नल बेसिकली एक ट्रांसफॉर्म करने के लिए होता है, मतलब एक प्लेन को ट्रांसफॉर्म करने के लिए होता है हायर प्लेन पे। मतलब इट इज़ अ फंक्शन यूज टू ट्रांसफॉर्म द ओरिजिनल फीचर स्पेस इनटू अ हायर डिमेंशन स्पेस। मतलब अब अगर आप ये देख रहे हो, ये तो आप 2D में देख रहे हो ना, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि सिर्फ इतने ही डेटा सेट है, हो सकता है और भी डेटा सेट हो, हमको दिख नहीं रहे हो। तो ऐसे मल्टीपल जो डेटा सेट्स होते हैं उनको इस तरह करके हायर प्लेन में वो सेपरेट करता है। मतलब कि ये एक रॉ डेटा सेट है। ठीक है, डायग्राम नहीं बन पाया क्योंकि डायग्राम मेरे बनानी बहुत गंदी चीज़ है। तो मतलब एक मोटा मोटा एक आइडिया लगा सकते हो कि आपने इसको 3D प्लेन में कन्वर्ट कर दिया है, एज एन की एक देखो डेटा सेट है, ठीक है, और बहुत सारा एक डब्बा है बेसिकली। ठीक है, डब्बे में आपका डेटा सेट भरा हुआ है। ठीक, आपको 2D में अगर आपको उसको 3D में कन्वर्ट करना है तो आप उसको XYZ के प्लेन में दिखाओगे तो आप क्या करोगे? एक क्लास को X फ्रेम में रख दोगे, एक क्लास को Z फ्रेम में रख दोगे। तो वही एक तरह से करने की कोशिश करी मैंने कि जो ऊपर वाले XXX वाले देख रहे हो सब एक X वाले में हैं और जितने सर्किल वाले वो एक Z डायरेक्शन में है। ठीक है, मतलब एक 3D प्लेन में आप देख सकते हो। आप इसका चाहो तो वो इमेजेस आप सर्च कर सकते हो किस तरह बनेगा। मेरी तो डायग्राम खराब है, नहीं हो तो मैं मेरे से मांग लेना, मैं दे दूंगा एक बढ़िया सा। तो it enables SVM to effectively handle non-linear classification problems. This allows SVM to effectively handle non-linear classification problems. वही चीज लिख दी। This allows SVM to find a non-linear decision boundary in transformed feature space. मतलब कि एक डिसीजन की बाउंड्री बना देता है कि जितने भी हमारे पास अपर एक्स प्लेन में है वो अल्फ़ाबेट्स की कैटेगरी में, जो लोअर उसमें प्लेन में है वो न्यूमेरिकल डेटा के फॉर्म में है, जो सॉरी जो हमारे पास थोड़ा राइट साइड है वो तो अलग डेटा सेट है, जो लेफ्ट साइड थोड़ा अलग डेटा सेट, मतलब उसको 3D में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, और अब आते हैं टाइप्स ऑफ सपोर्ट वेक्टर कर्नल। ठीक है, एक होता है आपके पास लीनियर कर्नल। लीनियर वही सेम चीज़ जो हमने ऊपर एसवीएम में पढ़ा है। लीनियर कर्नल क्या होता है? इट इज सिंपल कर्नल मोस्टली यूज फॉर टेक्स्ट क्लासिफिकेशन और या फिर स्ट्रेट लाइन। इसमें खाली स्ट्रेट लाइन बनती है और नॉर्मल एक क्लासिफिकेशन होता है 2D प्लेन में। फिर आता है पॉलिनॉमियल कर्नल। ठीक है, इसमें एक नया डायमेंशन इंट्रोड्यूस कर देता है जिसको हम लोग बेसिकली 3D डायमेंशन में बनाते हैं, जो कि अभी ऊपर डायग्राम हमने दिखाया था। ठीक है, फिर आता है गॉसियन कर्नल। गॉसियन कर्नल क्या होता है? ये बेसिकली रेडियल बेस फंक्शन होता है, इसको रेडियल बेस फंक्शन भी कहते हैं। तो अगर क्वेश्चन आता है रेडियल बेस फंक्शन क्या है तो वही गॉसियन कर्नल पूछ रहा है वो। ये इफेक्टिव होते हैं नॉन लीनियर सेपरेबल डेटा के लिए ऑब्वियसली, और मैप्स डेटा इनटू इनफाइनाइट डायमेंशन स्पेस वेयर ईच डेटा पॉइंट इज रिप्रेजेंटेड बाय गॉसियन फंक्शन। मतलब ये ऐसा हो सकता है कि हमने एक 3D प्लेन में एक कर्व बनाया और उस कर्व में मल्टीपल कलर्स डाल दिए ताकि हमें पता चले कौन सा डेटा कितना डिफरेंट है दूसरों से। देखो यार कैसे, लेट्स से ये एक 3D प्लेन है। ठीक है, एक क्यूब बनाने की कोशिश करी थी मैंने कि एक क्यूब के अंदर एक हमने 3D प्लेन ऐसे बनाया है। तो अगर यहाँ पे
मल्टीपल लाइंस हमको दिखानी है, मल्टीपल कलर्स दिखाने हैं, मल्टीपल कलर्स हम इसको शो कर सकते हैं, ठीक है। आप देखो इसकी इमेज आपको मिल जाएगी गूगल पे, आप अगर सर्च करोगे, ठीक है, नहीं होगा तो मैं डाल दूंगा। बेसिकली क्या होता है गॉसियन कर्नल, इट इज ऑल्सो कॉल्ड रेडियल बेस्ड फंक्शन, इफेक्टिव फॉर हैंडलिंग नॉन लीनियर सेपरेबल डेटा, मैप्स डेटा इनटू इनफाइनाइट डायमेंशन, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ एसवीएम, मैक्सिमल मार्जिन, डिस्टेंस बिटवीन हाइपर प्लेन्स, मतलब इसमें जो हाइपर प्लेन्स होते हैं उन दोनों हाइपर प्लेन के बीच की डिस्टेंस कितनी है वो एक मैक्सिमल मार्जिन उसको कहते हैं हम लोग। नॉन लीनियरिटी विद कर्नल्स, मतलब कि ये लीनियर मॉडल्स में ही काम करता है। सपोर्ट कर्नल डेटा सेट, मतलब कि डेटा सेट्स को ही सपोर्ट करता है। SVB ऑल्सो वर्क ऑन स्मॉल नंबर ऑफ सपोर्ट वेक्टर्स, मतलब कि अगर डेटा सेट थोड़ा कम हो, कम वेक्टर्स और सपोर्ट वेक्टर, तो भी ये काम कर सकता है, ठीक। फिर ये वर्सेटाइल होता है, यूज फॉर बोथ रिग्रेशन एंड क्लासिफिकेशन, दोनों में डिफरेंस आता है रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन में, पढ़ लेना, यूनिट 1 का क्वेश्चन है। कंट्रोल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, ये होता है यूजर कैन कंट्रोल कॉम्प्लेक्सिटी, मतलब कि आप कॉम्प्लेक्सिटी आप घटा बढ़ा सकते हो अपने हिसाब से, कि आपको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स डेटा सेट चाहिए, बहुत ज़्यादा कम डेटा सेट चाहिए कॉम्प्लेक्सिटी में, तो भी वो डिफरेंशिएट कर सकता है आराम से। फिर आता है हमारे पास इशूज इन SVM। इशूज क्या होते हैं SVM में? स्केलेबिलिटी विद लार्ज डेटा सेट, रिक्वायर मोर कॉस्ट एंड मोर इंटेंसिव, मतलब कि मेमोरी इंटेंसिव। किसी भी आप मशीन लर्निंग के मॉडल को आप बनाओ तो उसमें आपको मेमोरी यूसेज बहुत ज़्यादा लगता है, बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं, ठीक है। वही चीज़ वहाँ पे लिखी है, SVM का इम्प्लीमेंट करने के लिए मेमोरी के इश्यूज होते हैं और पैसे के इश्यूज हो सकते हैं। लैक ऑफ प्रोबेबिलिस्टिक इंटरप्रिटेशन डज नॉट प्रोवाइड प्रोबेबिलिस्टिक आउटपुट, मतलब कि एक प्रोबेबिलिस्टिक आउटपुट नहीं देता है, कि एक यस नो में आंसर नहीं देता है, ठीक, कितने चांसेस है ऐसा कुछ नहीं देता है, ठीक है। खाली डिवाइड करता है, मतलब क्लासेस में डिवाइड करता है, क्लासीफाई कर देता है ये। लैक ऑफ प्रोबेबिलिस्टिक इंटरप्रिटेशन डज नॉट, वही चीज़ लिखी है। इम्बैलेंस डेटा वेयर द नंबर ऑफ सैम्पल्स इन डिफरेंट क्लासेस इज सिग्निफिकेंटली अनइक्वल, SVMs में बी बायस्ड मेजॉरिटी क्लास, मतलब कि कुछ जैसे ऐसे कि एक फुटबॉल एक बास्केटबॉल है, ठीक है, तो हो सकता है वो आइडेंटिफाई ना कर पाए फुटबॉल बास्केटबॉल को, तो दोनों को एक ही कैटेगरी में डाल दे, इस तरह कर समझे, मतलब बायस हो सकता है थोड़ा सा। Interpretability, SVMs tends to provide good predictive performance, but they may not offer direct interpretability of learning model, ठीक है, मतलब कि एक गुड प्रेडिक्टिव परफॉर्मेंस नहीं दे सकता, एक गुड प्रेडिक्टिव परफॉर्मेंस दे सकता है, बट दे नॉट ऑफर डायरेक्ट इंटरप्रेटेबिलिटी ऑफ लर्निंग मॉडल, मतलब कि एक डायरेक्ट लर्निंग मॉडल के लिए उसको आप डायरेक्टली इंटरप्रेट नहीं कर सकते बेसिकली, ठीक है। आप उसको एक लर्निंग मॉडल के लिए आप यूज़ नहीं कर सकते, वो लर्निंग मॉडल काम नहीं कर सकता उस पर ज़्यादा, उसको समझ नहीं सकता, ठीक है। तो अब यहाँ पे मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है, ठीक है, जिसको अगर आप पढ़ना चाहो तो पढ़ना, ठीक, कभी कभी पूछ दिए जाते हैं और थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं। जैसे पहले है लीनियर रिग्रेशन वर्सेस लॉजिस्टिक रिग्रेशन, ठीक है, इसका 2 नंबर में भी पूछा जा सकता है, 10 नंबर में कम ही आता है, ठीक है, लेकिन बहुत सारे पॉइंट्स हैं इसमें, आप पढ़ सकते हो। अगर हुआ तो मैं इसका इमेज कुछ लगा दूंगा तो उसमें आपको मिल जाएगी, या फिर आप गूगल सर्च भी कर सकते हो। सिमिलैरिटी इन ANN एंड बेशियन नेटवर्क, ठीक है, इसका आंसर ये है कि दोनों डायरेक्टेड ग्राफ्स यूज़ करते हैं, ठीक है। डायरेक्टेड ग्राफ्स अगर पॉसिबल हुआ तो मैं न्यूमेरिकल्स वाले वीडियो में कवर कर दूंगा, नहीं तो आप उसको भी गूगल से आप फिलहाल पढ़ सकते हो। नाइव बेस एल्गोरिथम डिफरेंट फ्रॉम बेस थ्योरम एंड बेशियन क्लासिफायर, कि मतलब नाइव बेस एल्गोरिथम और बेस थ्योरम और बेशियन क्लासिफायर, इन तीनों में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। हो सकता है 2-2 करके पूछ ले, नाइव बेस पूछ ले और बेस थ्योरम पूछ ले, फिर नाइव बेस पूछ ले, बेशियन क्लासिफायर पूछ ले, बेस थ्योरी पूछ ले, या फिर बेशियन क्लासिफायर पूछ ले, इन सब में डिफरेंस आ सकता है, ठीक है। तो ये अच्छे से कर लेना, ये मोस्टली हो सकता है 10 नंबर में दे दे, कम चांसेस लेकिन फिर भी हो सकता है दे दे। और फिर आता है हमारे पास, मतलब अगर आपको उसको एक्सप्लेन करना हो तो आपको खाली बेसिकली जितना भी आपने पढ़ना वो सब लिख के आ जाना, ठीक, वही डिफरेंस ही है उसका, कि मतलब वो किसी का एग्जाम्पल है, कोई किसी की थोड़ा पार्ट यूज़ करता है ऐसे करके। अगर आप डिटेल में जानना चाहते हो तो आप देख लेना, सर्च कर लेना अपने हिसाब से, नहीं तो बाद में मेरे कमेंट में बता देना, तो मैं कुछ ना कुछ अरेंज कर दूँगा। जनरल हाइपोथेसिस और स्पेसिफिक हाइपोथेसिस, ठीक है, इसके न्यूमेरिकल्स आते हैं, कंसेप्ट लर्निंग का ही पार्ट है जनरल हाइपोथेसिस और स्पेसिफिक हाइपोथेसिस, न्यूमेरिकल्स आते हैं इसके।
न्यूमेरिकल वाले पार्ट में कवर कर दूंगा, जो कि मैं सोच रहा हूँ कि सारे यूनिट्स हो जाए, उसके बाद लास्ट में सारे यूनिट्स का यूनिट वाइज न्यूमेरिकल्स कवर कर दूँ एक ही वीडियो में, ठीक है। तो फिलहाल के लिए आज इतना ही। अगर आपको समझ आया हो तो यार प्लीज़ चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। अगर आप चाहते हो कि और भी सब्जेक्ट के PYQs, नोट्स, शॉर्ट ट्रिक्स, टिप्स एटसेट्रा वगैरह जो भी आपको चाहिए सब मिलेगा, ठीक है। बस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, और साथ में मैं कभी कभी लाइव भी जाता हूँ तो वहाँ पे भी आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। चलो तब तक के लिए किंगिश साइनिंग आउट। थैंक यू, आपका ये उपकार जिंदगी भर याद रहेगा मुझे।